बच्चों ये वीडियो है वो बीएड सेकेंड ईयर के लिए है और ये आपका सब्जेक्ट वही नॉलेज एंड करिकुलम पर है। टॉपिक है डिफरेंट वे ऑफ नॉलेज। ये यूनिट 1.2 पे है। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया है इसमें मैंने आपको बताया था कि ज्ञान क्या है या उसकी प्रकृति क्या होती है। ये जो है ये आपका है दूसरा लेसन है जानने या ज्ञान के विभिन्न तरीके, यानी डिफरेंट वे ऑफ नॉलेज है ना। तो ज्ञान हमने आपको बताया कि ज्ञान क्या है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। यानी ज्ञान हम सदैव कई साधनों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम इन्हीं साधनों को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। तो सबसे पहला आता है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। तो भाषा क्या है? भाषा ही वो माध्यम माना जाता है जिससे समाज अपना ज्ञान है और जो अगली पीढ़ी है अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। समाज में अपना ज्ञान और संस्कृति है वो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसीलिए सदियों से हर पीढ़ी है वो ज्ञानवान मानी जाती है। तो इसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि भाषा सब क्या करता है, ये संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से ही करते हैं। इसलिए भाषा का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा के माध्यम से ही छात्र है व्याकरण के नियमों को सीखता है, ठीक है। और फिर व्याकरण के माध्यम से वो विराम चिन्हों, शब्दों, वाक्यों आदि का सही प्रयोग करना सीखता है। वैसे तो कई प्रकार की भाषाएं होती हैं, परंतु मुख्य रूप से जिनका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, स्पेनिश आदि। ये जो भाषाएं हैं इनके माध्यम से ही ज्यादातर लोग हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है और वो भाषा जिस भी क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्र विशेष को स्वयं से जोड़कर रखती है। तो भाषा ही वो माध्यम माना जाता है, सबसे बड़ा सशक्त माध्यम माना जाता है जिससे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचता है। अब हम दूसरा इसका ज्ञान का साधन है ज्ञानानुभूति, यानी कि सेंस परसेप्शन। तो ज्ञानानुभूति के जैसे शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ज्ञानानुभूति दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और अनुभूति, यानी ज्ञान की अनुभूति। ये एक प्रकार की प्रोसेस है, यानी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि हम जो बाहरी संसार है उससे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान हमारे अंदर भी है लेकिन हमें ज्यादातर ज्ञान है वो बाहर से प्राप्त करते हैं और इसके लिए हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। और हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? आँख है और कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये सारी जो ये हैं हमारी इंद्रियां होती हैं जो कि ज्ञान प्रदान करने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और प्रत्येक इंद्रिय का अपना विशेष कार्य होता है। जैसे आँख है देखने का काम करती है, कान है सुनने का काम करती है, नाक है सूंघने का काम करती है, जीभ है वो टेस्ट बताती है और त्वचा है वो भी हमें संवेदना प्रदान करती है। इन इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्ति नई नई अनुभूतियां प्राप्त करता है। ये जो इंद्रियां होती हैं केवल यही काम नहीं करती हैं बल्कि साथ साथ में कुछ और भी काम करती हैं। जैसे कि गर्मी का एहसास किससे होता है? हमें गर्मी का एहसास दिलाना, या गति है, या दर्द अनुभव करना है, या संतुलन स्थापित करना है, या क्या है भूख है, या हमें प्यास की अनुभूति हो रही है। ये सब जो अनुभूतियां हैं वो भी हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही होती हैं। इनके माध्यम से हमें नए नए प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्ञान प्राप्ति का दूसरा साधन क्या है? ज्ञानानुभूति, यानी तीसरा आता है संवेग। संवेग इमोशंस, यानी कि संवेग है वो हमारे सामने 2 दृष्टिकोण हमारे सामने लाता है, ठीक है। जो दृष्टिकोण है, पहला दृष्टिकोण क्या होता है? पहला दृष्टिकोण है कि कि हमारे प्राकृतिक दृष्टिकोण। प्राकृतिक दृष्टिकोण का मतलब है कि जो हमें ये बताता है कि ये संवेग हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके कारणों का परिणाम है। यानी कोई भी प्राकृतिक रूप से जो भी चीज होती है, कोई भी अनुभूति होती है, उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव हमें कौन बताता है? ये संवेग ही बताते हैं। संवेगों से ही पता चलता है हमें दुख की अनुभूति हो रही है कि सुख की अनुभूति होती है। दूसरा है वो सामाजिक दृष्टिकोण है संवेग का, जो हमें संवेदनाओं से संबंधित होता है, हमारी संवेदनाओं से संबंधित होता है। और सामाजिक दृष्टिकोण है वो कैसा होता है? वो भावनाओं को एक शर्म के रूप में स्वीकार करता है।
ये भी कहता है कि शर्म एक भावना आधारित सामाजिक विचार है जिसमें क्या सही है और क्या गलत है। ये बात समुदाय द्वारा प्रचलित परंपराओं से ही निश्चित होती है। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये जो भावनाएं हैं वो ज्ञान के विकास में सहायता कर रही हैं या फिर बाधा पहुंचा रही हैं। ये किसी भी समस्या या परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो हमारे लिए सहायक हैं या वो बाधक हो रही हैं। जैसे यदि भावनाएं अगर तर्कसंगत होती हैं, ठीक है, तो तर्कसंगत सोच पर आधारित है या फिर अगर ऐसी हैं कि संस्कृत सामाजिक अनुभवों को बिना संवेदना के भी ठीक से प्रकार से व्याख्या नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि समाज में जो भी स्थिति होती है उसी के अनुसार भावनाएं होती हैं, वो हमारी सोच पर या तो बाधा उत्पन्न करती हैं या फिर वो सहायता करती हैं। इस पर यह भी निर्भर करता है कि वहाँ की सामाजिक वातावरण कैसा है, सामाजिक परिस्थिति कहती है। अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए बहुत से समाजों में बुरी मानी जाती है, गलत मानी जाती है, तो वो ठीक भी हो, लेकिन वो समाज में उसको उस संवेदना को, उस भाव को उसी रूप में देखा जाएगा जिस रूप में उस समाज के या समुदाय के लोग उसे मानते हैं। ठीक है। तो आता है प्रयोजन, तर्क या रीजन। तर्क या रीजन क्या है? तर्क हमारी इंद्रियों को तत्काल अनुभव से दूर जाने की अनुमति प्रदान करता है। तर्क हमें हमेशा ही बताता है कि ये अनुभव है, सही नहीं है। अब तर्क के लिए हमें करना क्या होता है? तर्क हमें खुद ही देना पड़ता है और उसमें प्रमाणों की सहायता लेनी पड़ती है। तर्क हमेशा हमें तार्किकता के करीब ले जाता है और हम किसी भी समस्या का समाधान जो है वो प्रारंभिक विषय अंत तक तार्किक विश्लेषण करने के बाद निकालते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लड़की है आज के समय में, लड़कियों के लिए कि अगर आज के समय कोई लड़की का जन्म होता है तो वो 20 साल के बाद में उसके लिए बहुत दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए वो लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन तर्क हमें ये बताता है हो सकता है उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी हो जाए कि उस समय लड़कियों को दहेज की व्यवस्था ना हो, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लड़कियों की कमी है और वहाँ पर उल्टी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये क्या है? लेकिन इसके लिए कई प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तर्क में हमें जब भी तर्क का प्रयोग करते हैं तो हम उसके लिए प्रमाणों के आधार पर उसका तार्किक विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। और मानव की जो तार्किकता है वो अनुमान पर भी आधारित हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आज हम सोच रहे हैं तर्क के आधार पर ये होगा फ्यूचर में, लेकिन वो हो ही कई बार वो नहीं भी होता है। इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए हमें वास्तविक तथ्यों द्वारा प्रमाणित तार्किकता तक पहुंचना होता है। हम प्रयास ये करते हैं सत्यों को प्रमाणों के आधार पर सत्य तक पहुंचे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो तर्क के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है वो सही ही हो। तर्क में ज्यादातर 2 प्रकार का तर्क माना जाता है, आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क के विशेष रूप से निगमनात्मक तर्क के विपरीत होता है। आगमनात्मक तर्क क्या होता है? कोई भी चीज को हम सबसे पहले सामान्य देखते हैं, सामान्य से देते हैं, उससे फिर हम विशेषता की ओर या विशेष की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी प्रकृति हमें ज्यादातर कुछ विषयों में भी दिखाई देती है, जैसे गणित है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है। इसमें विशेष रूप से क्या है, पहले से हम सामान्य रूप से जनरलाइज कर लेते हैं, क्या किसका सवाल है, किस तरह का है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। 5वां आता है कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो कल्पना को एक मानसिक प्रक्रिया ही माना गया है जिसमें व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी छवि या तथ्य का एक आभासी प्रतिबिंब बना लेता है। कल्पना का प्रयोग अब चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। कल्पना ये हमेशा गलती नहीं होती। कल्पना आजकल बहुत डिप्रेशन से निकलने में भी लोग कल्पना का प्रयोग करते हैं। अगर बहुत सी स्थितियों में संभावनाओं में भी कल्पना का प्रयोग किया जाता है। आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोचिकित्सा क्षेत्र में भी कल्पना का प्रयोग किया जा रहा है। कल्पना को कभी कभी बड़े स्तर पर समस्या समाधान, रचनात्मकता और मौलिकता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कल्पना, क्योंकि किसी भी चीज का जो निर्माण तभी हुआ है जबकि हमने सबसे पहले उसकी कल्पना की है। ये समस्या समाधान करने के विविध मदों के बाद एक सामंजस्य का निर्माण करती है। ठीक है। कई जब हमारे सामने समस्या समाधान करने को बैठते हैं तो कई प्रकार के मत आते हैं। उन मतों के बीच में हम किस तरह से सही निष्कर्ष तक पहुंचे, इसमें कल्पना हमारी बहुत मदद करती है।
कल्पना को कभी कभी संभावनाओं के साथ भी जोड़ा जाता है। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि कल्पना ही वह वस्तु है जिसके माध्यम से संभावनाओं को तलाशा जाता है। अब हमने अपने दैनिक जीवन में भी कल्पना के महत्व को कथाओं, कहानियों, फिल्मों में भी देख सकते हैं। कल्पना का महत्व तो इसी से आज आप समझ सकते हैं कि पहले मोबाइल थे वो बटन वाले हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उसमें और भी फंक्शन जुड़ गए, और आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है इससे आने वाले समय में और भी ज़्यादा फंक्शन जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, किसी न किसी कल्पना का ही परिणाम है कि जो धीरे धीरे इसमें संशोधन हो रहा है, परिशोधन हो रहा है और नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रगति है, कहीं ना कहीं उसमें संभावनाएं हैं, वो कल्पना के आधार पर ही देखी जाती हैं। अब हम छठा है इसमें अंतर्ज्ञान इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है, ये हमारी एक प्रकार की तात्कालिक अनुभूति, आप कह सकते हैं इसको तात्कालिक अनुभूति है कि अंतर्ज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जो कि तात्कालिक अनुभूति से संबंधित होता है। ये वो ज्ञान होता है जो बिना पूर्व निश्चित सबूत या औचित्य के स्पष्ट रूप से वर्णित है। कहने का मतलब ये है कि इस जो इंट्यूशंस होता है या अंतर्ज्ञान होता है उसमें किसी ना तो प्रमाण की जरूरत होती है, ना किसी औचित्य की जरूरत होती है, ना किसी पूर्व निष्कर्ष की जरूरत होती है। अंतर्ज्ञान को कभी कभी तार्किकता के विपरीत ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तर्क का महत्व नहीं है। तर्क में हमें प्रमाण चाहिए होते हैं, तर्क में हमें सबूत चाहिए होते हैं, लेकिन पुराने जो निष्कर्ष हैं वो चाहिए होते हैं। लेकिन जो अंतर्ज्ञान होता है वो उसमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। ये तात्कालिक अनुभूति है, क्योंकि इसमें तथ्यों की प्रमाणिकता को लेकर तार्किक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। इसीलिए इसे वृत्ति या सहज ज्ञान की अवधारणाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। अंतर्ज्ञान का संबंध या प्रयोग है अधिकतर नैतिक मामलों में किया जाता है, जिसके माध्यम से सही या गलत का निर्णय लिया जाता है। आपने सुना होगा कि हमें ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि ये होने वाला है, ये क्या है। बहुत से लोग कयास लगाते हैं और आने वाले समय भविष्य के लिए बहुत सी चीज़ों की, तो वो सब हमारे अंतर्ज्ञान पर आधारित होता है। इसमें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां आता है विश्वास यानी फेथ। अब हम बात करेंगे विश्वास। आप लोग सभी जानते हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास को ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग हम लोग धार्मिक आस्थाओं से जोड़ कर देखते हैं। धार्मिक आस्थाओं के रूप में ही इस शब्द का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, लेकिन कुछ अर्थों में अगर देखा जाए तो विश्वास का प्रयोग धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भी किया जाता है। अधिकतर क्या है, विश्वास को उनका प्रयोग है वो भगवान या देवी देवताओं में विश्वास के साथ जोड़कर देखा जाता है कि उस व्यक्ति का उस देवी देवता में विश्वास है, उस भगवान पर विश्वास है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। जो धर्म किसी देवी देवता पर विश्वास करता है, किसी भगवान पर विश्वास करता है, उसे लोग आस्तिक कहते हैं। जो इन पर विश्वास नहीं करता है उन्हें नास्तिक कहा जाता है। लेकिन जब इसे हम अनुभव और वास्तविकता के साथ जोड़कर देखते हैं तो उस समय इसका संबंध किससे जुड़ जाता है, मानववाद से जुड़ जाता है। और उस समय जो मानववाद जो इसके जो साक्ष्य क्या हमें बताते हैं, ये यही बताते हैं कि विश्वास को लेकर हमेशा ही विवाद की स्थिति बनी रही है। यानी विश्वास ज्यादातर ये विवाद की स्थिति में बना रहा है। कुछ लोग शास्त्रों पर बहुत ही अटूट विश्वास रखते हैं, वो उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें परिवर्तन की मांग करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखिए सती प्रथा थी, सती प्रथा को बहुत से लोग आज के समय में ऐसे हैं जो रूढ़िवादी लोग हैं जो उसे सही मानेंगे, और कुछ लोगों ने जो प्रगतिवादी विचारधारा रखती है उन्होंने उसे मानववाद के विरुद्ध माना उससे, और उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की मांग की, और धीरे धीरे प्रथा है वो समाप्त हो गई। इसी तरह प्रत्येक समुदाय के अपने अपने अलग अलग विश्वास और मान्यताएं होती हैं, और इन्हीं विश्वास और मान्यताओं के आधार पर वे समुदाय, वे परिवार हैं, वे अपने समाज का ही निर्माण करते हैं, और उसका विकास है वो अपने विश्वास के आधार पर करते हैं। इसमें नेक्स्ट है इसमें स्मृति यानी मेमोरी। स्मृति क्या है, स्मृति भी ज्ञान को प्राप्त करने का या जानने का एक साधन है। स्मृति वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति है अपने पूर्व ज्ञान का वर्तमान परिस्थितियों में प्रयोग करता है, तथा उसे वर्तमान में उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे अपनी स्मृति में सुरक्षित रखता है। यानी पहले उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका वर्तमान प्रयोग कर रहा है, और आज जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसे अपनी स्मृति में सुरक्षित रख रहा है। प्राचीन काल में भी जब लेखन और मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, उस समय ज्यादातर जो गुरु लोग हुआ करते थे वो अब ज्यादातर अपनी मेमोरी के आधार पर, यानी अपनी स्मृति के आधार पर ही अपने छात्रों को शिक्षा देते थे, और छात्र भी अपनी मेमोरी में ही
उस ज्ञान के तत्वों को संग्रह करके रखते थे और कठिन से कठिन छात्र थे वो तत्वों को अपने मस्तिष्क में स्मरण करके सुरक्षित रख लिया करते थे और जो परीक्षा होती थी तो परीक्षा आने पर आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग करते थे। इस प्रकार स्मरण शक्ति भी ज्ञान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 1.2 का है और एक यूनिट पहली यूनिट में तीन एचआर टॉपिक हैं जो कि मैं आपको दे रही हूँ। 3 टॉपिक है इसमें और मैं आपको तीनों दे रही हूँ। उसके बाद में आगे भी आपको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्योंकि इसमें हम आपकी पढ़ाई जो भी रह गई है वो पूरा कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।